तो क्लास 10th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को पहला चैप्टर जो है पढ़ाना शुरू किया है, आप सभी लोगों को पता है। और पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर की अभी तक टोटल 3 क्लासें हो चुकी हैं, यानी 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको क्रम से क्लासें करनी है तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देता हूँ। ठीक है, आज हमारे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है भैया? 4, यानी क्लास नंबर 4 है। और आज हम यहाँ पर सीखेंगे दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी। इसको कॉपी पर नहीं लिखना है, इसको आपको समझना है कि कौन सी दूरी धनात्मक, कौन सी दूरी आपको ऋणात्मक लेनी है। निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको समझना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप अगर इसे समझ गए तो आप न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं खड़ी करोगे। समझ रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों को आगे हम बताएंगे जैसे संयुग्मी फोकस क्या होता है, ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, लाइनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, आज की इसी क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी। देखिए, आप सभी लोगों ने गणित विषय में कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा भाई, ये चतुर्थांश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चतुर्थांश में आप सभी लोगों ने जाना है कि ये आपका होता है मूल बिंदु। इसको 0,0 से व्यक्त करते हैं, ओ से लिखा जाता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक, और ये होता है वाई अक्ष की धन दिशा, मतलब इस दिशा में कोई भी दूरी मापी जाएगी तो वो धन चिन्ह के साथ ली जाएगी। ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, बात समझ में, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। ये तो सभी लोग जानते हो ना, मतलब अगर इधर जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह के साथ दूरी लिखेंगे, इधर जाएंगे तो एक्स अक्ष की तरफ ऋणात्मक चिन्ह के साथ दूरी लिखेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। इतना तो आप सभी लोग जानते हो ना। बस इसी का उपयोग आप सभी लोगों को, जो मैंने अभी किरण आरेख आपको जैसे बनवाए हैं, जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पता है कि नहीं बताया? जैसे अवतल दर्पण की 6 स्थितियां बताई, एक स्थिति यहाँ आपके सामने बना रहे हैं। देखिए, एक स्थिति आपको हम बना रहे हैं क्यों? समझाने के लिए कि आपको V का मान, U का मान, ठीक है, फोकस दूरी क्यों धनात्मक क्यों ऋणात्मक लेनी है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको समझना है आपको। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या होता है भैया? पोल होता है। ये mm डैश क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। क्लियर है? अच्छा, अवतल दर्पण तो उभरे हुए भाग पर पेंड की कलाई होगी। तो चलिए, एक स्थिति ये वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया। वस्तु को हम मान लेते हैं, मैंने दूसरी स्थिति में बताया था, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, ओ डैश से इसलिए व्यक्त करते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या बिंब। ठीक है, वस्तु चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम मैंने बताए थे। तो किस परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। वस्तु चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हैं, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी माध्यम में वैसे वापस हो जाती है। दोनों किरण एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहां पर इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब बनता है आई डैश। तो अवतल दर्पण द्वारा चूंकि प्रतिबिंब 5 स्थितियों में वास्तविक बनता है, वास्तविक का मतलब उल्टा, तो इसलिए यहाँ पर उल्टा बना हुआ है, सी और एफ के बीच में बना हुआ है। तो जो ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु की दूरी हमेशा सारी दूरियां पोल से ही मापी जाएंगी। तो निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि पोल वाली बिंदु को आपको मूल बिंदु पर मान के चलना है। जब आप पोल वाले बिंदु को मूल बिंदु पर माप के चलोगे तो इधर की जितनी दूरियां होंगी, मतलब बाईं ओर की जितनी दूरियां होंगी, वो सारी ऋणात्मक ली जाएंगी, क्योंकि निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दूरियां एक्स अक्ष के ऋण दिशा में पड़ेंगी। समझ में आई बात? तो देखिए, यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु की दूरी जो पोल से हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया? U हो जाएगी। लेकिन इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ इसलिए लेंगे, निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी कहती है कि ये बाईं ओर की दूरी है। देखिए, हमने कहा ना, मूल बिंदु को आपको इस ध्रुव पर मान के चलना है, तो ध्रुव की इधर की दूरियां जो होंगी वो निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेंगी। इस वजह से इधर की सारी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक। ठीक, जैसे यहाँ देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पोल से लेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति को V से लिखा जाता है, मैंने आपको बताया। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी यहाँ पर ऋणात्मक दी जाएगी, क्योंकि ये वाली भी इधर की ओर दूरी पड़ रही, मतलब एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ रही। बात समझ में आई? देखिए, यहाँ पर जैसे वस्तु आपकी खड़ी हुई है, तो ये वस्तु जो है देखा जाए तो इस एक्स अक्ष के अनुदिश लंबवत वाई अक्ष की धन दिशा में है। तो जब हम यहाँ पर वस्तु की लंबाई लेंगे, वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं? O से। तो O का मान क्या लेंगे? धनात्मक, क्योंकि ये वाई अक्ष की धन दिशा में पड़ा है। लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है नीचे उल्टा बन रहा है ना, और ये जो लंबाई आप देख पा रहे हो वाई अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी, तो जब प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। ये सब निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी कहती है। निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितनी दूरियां एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेंगी यानी बाईं ओर, वो सारी दूरियां आपको ऋणात्मक लेना है, क्योंकि चतुर्थांश में ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ता है। और इधर की जितनी दूरियां होंगी उनको आपको धनात्मक लेना है। जैसे अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का मैंने बनना बताया आपको,
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, ठीक है, बहुत तो ध्यान से समझिएगा, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। उत्तल दर्पण में पेंट की कलाई दबे हुए तल पर होती है, नहीं धसे हुए भाग पर होती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कड़ा जाती है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पर काटती है तो यहाँ पर आपका बन जाता है प्रतिबिंब आई आई डैश। अब जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है ये एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी। देखिए इस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग ये प्रतिबिंब की स्थिति हुई, ये पोल हुआ, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वो आपकी धनात्मक हो जाएगी, जबकि वस्तु की स्थिति हमेशा माइनस चिन्ह के साथ ही ली जाएगी, क्योंकि कोई भी किरण आरेख आप खींचेंगे वस्तु को हमेशा आप बाईं ओर ही रखेंगे। जब बाईं ओर रखेंगे तो वो दूरी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ने की वजह से जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। हाँ, प्रतिबिंब का ख्याल रखिएगा, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा। अगर ऐसे बनेगा सीधा तो वाई अक्ष की धन दिशा में पड़ने की वजह से प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक लिया जाएगा। वस्तु तो वैसे भी हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा में ही रहेगी, वाई अक्ष की धन दिशा में रहेगी। प्रतिबिंब कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा बनता है, तो जब उल्टा बनेगा तो आपको प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेना है क्योंकि वाई अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी, और सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई को आपको क्या करना है, धनात्मक लेना, क्योंकि वाई अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी। बस यही है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पार्टी। अब कहा जाता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, तो ध्यान से समझिए। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, अवतल दर्पण ऐसे बनता है, तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ होगा, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ये वाली फोकस दूरी होगी आपकी, यहाँ पर एफ पॉइंट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है, आप देखिए अगर ये पोल को हम मूल बिंदु पर मान लिए तो ये वाली दूरी एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ती है। इस वजह से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? तो फोकस दूरी भी इधर है क्यों होगी? अब ये पोल है तो पोल के बाईं ओर की दूरी हो जाएगी कि नहीं? तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो चूंकि एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, क्योंकि वो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ती है और ये ऋण दिशा में पड़ती है। हमें उम्मीद है कि अब आप सभी लोग चिन्ह गलत नहीं करेंगे। वस्तु की स्थिति को वैसे भी आपको नेगेटिव हमेशा रहना है, प्रतिबिंब की स्थिति को ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब एक्स अक्ष की धन दिशा में बन रहा है कि इधर बन रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर इधर बनेगा तो हमेशा दूरी नेगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। बताइए चिन्ह प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई भाई? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक क्यों होती है, पता चल गया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए, ये निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी को मैंने बेहतरीन तरीके से समझा दिया है जिससे न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आपको अगली हेडिंग डालना है, कौन सी हेडिंग भैया डालना है आपको डालना है संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। देखिए अब ये हेडिंग आप कॉपी पर भी डाल लीजिएगा, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिएगा। संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु इसे कहते हैं, संयुग्मी फोकस या इसको कहते हैं संयुग्मी बिंदु, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु से आप क्या समझते हैं। जैसे मैंने भी एक अवतल दर्पण की आपको स्थिति बताई। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव पीछे बनता है, आप सभी को पता है, और छोटा बनता है, आभासी बनता है। अवतल दर्पण की एक स्थिति आपके सामने बना रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर जैसे सी है, ये आपका एफ हो गया, ठीक है। इतनी बात को ध्यान से समझिए पहले। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ऐसे रख दिया, ये हमारी वस्तु है। आपको मैंने ये स्थिति बताई थी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति है। तो वस्तु चलने वाली पहली किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वैसे ही वापस हो जाती है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा एक चीज़ बताइए, हमने आप लोगों को बताया था, इस स्थिति में बताया था कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। लेकिन अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब यहाँ बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है।
इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस। अवतल दर्पण में एक स्थिति और भी बताई थी, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो संयुग्मी फोकस की परिभाषा ये कहती है कि उन दो बिंदुओं को हम संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और जब दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हो, लिखिए, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मेरी राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप लोग लिखते रहिए, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, दूसरे बिंदु पर बनता है। ये होती है संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु की परिभाषा। अब उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उत्तल दर्पण में आप देखिए प्रतिबिंब का बनना बताया गया था, तो वस्तु को यहाँ पर रखा गया तो प्रतिबिंब सदैव आपका आपने कहा था, देखिए ये सी था, ये एफ था, प्रतिबिंब आपका सदैव उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखो आप, पोल और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु को रख दो, प्रतिबिंब सदैव फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, और आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसमें वस्तु को अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो परावर्तन होगा ही नहीं। तो संयुग्मी जो फोकस है ये उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। संयुग्मी फोकस ये कहता है अगर यहाँ पर वस्तु को रखा गया तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो अगर वस्तु को यहाँ रखे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो उत्तल दर्पण में ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो संयुग्मी फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किस में संभव है, अवतल दर्पण में। तो नोट करके लिख लीजिए कि संयुग्मी फोकस सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। अब कोई पूछे क्यों नहीं संभव है, तो आप कहोगे उत्तल दर्पण में एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तो बनता है, लेकिन दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम वस्तु को रख देंगे तो प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा, जब परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, किरणें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए उत्तल दर्पण में जो है संयुग्मी फोकस संभव नहीं होता है। बात समझ में? अवतल दर्पण में होता है। आप देखिए वस्तु को अनंत पर रखिए, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर वस्तु रखिए, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। 6 स्थितियां सीखी कि नहीं सीखी? अभी देखिए सी और अनंत के बीच वस्तु को रख दीजिए तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दीजिए तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। तो इन्हीं बिंदुओं को तो संयुग्मी फोकस कहते हैं। बताइए भाई, बात समझ आ गई इनकी नहीं समझ आ गई? अब आप सभी लोग लिख लीजिएगा दर्पण सूत्र। आप लोगों को हम दर्पण सूत्र बता देते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे यहाँ वस्तु रखी है तो वस्तु की स्थिति को किससे लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है। ये नेगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा। जहाँ प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और इसको हम वी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल वी से, है ना। और यहाँ पर आप सभी को पता है एफ से लेकर के पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति में संबंध क्या होता है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र को हम कहते हैं दर्पण सूत्र, और ये दर्पण सूत्र उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। ठीक है, न्यूमेरिकल में इस सूत्र का सबसे ज़्यादा यूज होगा। यहाँ पर याद रखना एफ क्या है, फोकस दूरी है। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक लेना है, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक लेना है। ठीक है, यू क्या है, तो आप कहेंगे वस्तु की स्थिति, दर्पण के ध्रुव से लेकर के वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो यू क्या है, वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी। ठीक, आगे बात करें वी क्या है, वी है प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति। इसी सूत्र को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं, बताइए भाई, क्लियर हो गई? तो दर्पण सूत्र भी आप लिख लीजिएगा, यदि प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति u, प्रतिबिंब की स्थिति v और दर्पण की फोकस दूरी f हो तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ f होती है फोकस दूरी, u होती है वस्तु की स्थिति, v होती है प्रतिबिंब की स्थिति। इसका निगमन आपके सिलेबस में भैया आप नहीं बचा हुआ है कि आप कहें सर जी इसका निगमन बताइए, निगमन आपके सिलेबस में नहीं बचा हुआ है। चलिए भाई, संयुग्मी बिंदु हो गया। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। इसको रब कर दूं मैं, चलिए इसको रब कर देते हैं। अगली हेडिंग आपको डालना है
रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। आज दर्पण टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो दर्पण आपका चल रहा है ये आज आपका ख़त्म हो जाएगा हर हालत में। तो आप अगली हेडिंग डालिए भाई, रेखीय आवर्धन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। देखिए दर्पण द्वारा, दर्पण हमने दो प्रकार के दर्पण पढ़े, एक उत्तल और एक अवतल। तो दर्पण द्वारा बने जो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, आई से, आई फॉर इमेज। और वस्तु की लंबाई, वस्तु भी रखते हैं उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब होता है बिंब या वस्तु की लंबाई। बिंब को ही वस्तु बोलते हैं भैया, बिंब या वस्तु की लंबाई, ठीक। तो याद रखिएगा परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। ये जो सूत्र है रेखीय आवर्धन का, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के पदों में है। ओ है वस्तु की लंबाई, आई है प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के पदों में सूत्र क्या होता है, वो आपका होता है माइनस का v बटे u। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति को v से लिखा जाता है और वस्तु की स्थिति को u से लिखा जाता है, लेकिन दर्पण में माइनस चिन्ह लिया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। निगमन इसका भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों से आप लिख सकते हो m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। आवश्यकता पड़ने पर आप अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की परिभाषा आप एक लाइन में लिख लीजिए, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एकदम सिंपल है परिभाषा, नई लाइन से लिख लीजिए, रेखीय आवर्धन m बराबर आई बटे ओ, ठीक, या m बराबर माइनस वी बटे यू। ये प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के पदों में रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के पदों में रेखीय आवर्धन का फार्मूला है, ठीक। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके आपको क्या लिखना है, नोट पॉइंट करके ध्यान दीजिएगा। जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं उनका रेखीय आवर्धन क्या होता है, धनात्मक। समझिए क्यों। देखिए m बराबर, अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो वो आपका वाइच की धन दिशा में बनेगा और वस्तु भी वाइच की धन दिशा में होगी, तो दोनों दूरियां क्या होंगी, धनात्मक। आई का मान भी धनात्मक और ओ का मान भी धनात्मक। तो इस वजह से जब m का मान निकाला जाएगा तो कैसा आएगा भैया, धनात्मक। तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो धनात्मक। लेकिन जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक ले जाएगा, वस्तु की लंबाई तो आपकी वाइच की धन दिशा में होगी तो वस्तु की लंबाई को धनात्मक लिया जाएगा। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक ली जाएगी तो रेखीय आवर्धन क्या आएगा, ऋणात्मक। तो लिख लीजिए, उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक। तो ये बात हो गई लाइनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन की। अब आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात किसकी आती है भाई, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो आपको देखिए व्यवहारिक तौर पर समझा दे रहे हैं, ठीक, आप उपयोग आराम से लिख सकते हो। उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा जो उपयोग है वो वाहनों में ड्राइवर सीट के बगल जो दर्पण लगा होता है वो आपका ड्राइवर सीट के बगल जो आपका चाहे बाइक हो या कोई भी वाहन हो तो ड्राइवर सीट के बगल जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कैसा होता है आपका, उत्तल दर्पण। अब आप कहेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में लगे ड्राइवर सीट के बगल जो शीशा होता है उसमें क्यों किया जाता है, क्या उसके स्थान पर समतल दर्पण का प्रयोग नहीं हो सकता। आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा। देखिए मेरी बात को समझिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में आपने सीखा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब पीछे देखिए वाहनों में ड्राइवर सीट के जब बगल शीशा लगाया जाता है तो पीछे का चूंकि जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और उस सारे दृष्टि क्षेत्र को छोटा करके और सीधा करके उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। आप उसके स्थान पर ऐसा नहीं है कि आप समतल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा,
ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु के चूंकि बराबर बनता है और उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है। समतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो कम होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, अर्थात वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है, ठीक। और समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, इस वजह से वो प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं कवर कर पाएगा, ठीक है, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। इसलिए ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल तो लगा ही नहीं सकते, अवतल दर्पण तो प्रतिबिंब सदैव क्या बनाता है, उल्टा। और वस्तु अगर पोल और एफ के बीच है, मैंने स्थिति बताई है, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण तो बिल्कुल भैया पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप बगल हैं तो आपको सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तभी तो आपको समझ में आएगा, उल्टा दिखाई देगा तो कहाँ समझ में आएगा। तो समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र कम होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए भाई, ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, जो गली मोहल्ले में लाइटें लगी होती हैं, तो लैंप जो लगे होते हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो गली मोहल्ले में लैंप होते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। कारण देखिए, उत्तल दर्पण जो क्या करता है, देखो जब प्रकाश लैंप से निकला और उत्तल दर्पण से परावर्तित हुआ, तो परावर्तित होने के पश्चात क्या होता है, क्योंकि बड़ी एरिया को कवर करना होता है ना, तो वो प्रकाश किरण को फैला देता है, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस अभिसारी होता है तो यहाँ पर उत्तल दर्पण अपसारी होता है, ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। इस जो उत्तल दर्पण होता है ये अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी प्रकृति का मतलब ये होता है कि ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। तो चूंकि गली मोहल्ले में जो लाइटें लगी होती हैं उसमें प्रकाश को फैलाना तो होता है, छोटे क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में उसको क्या होना है, प्रकाश को फैलाना ही होता है। तो जो लैंप लगे होते हैं उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश किरण चलता है, चलने के पश्चात क्या होता है, परावर्तित होने के पश्चात पूरे भाग में फैल जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अवतल दर्पण के उपयोग में अगर बात करें, अवतल दर्पण के उपयोग में, तो अवतल दर्पण में सबसे पहला मुख्य उपयोग क्या है, जो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है वो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। जो नए लोग होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए बड़े द्वारक का अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आपको एक स्थिति में बताया गया था कि वस्तु को जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जो नए लोग बाल काटते हैं वो आपका आभासी सीधा और बड़ा ही प्रतिबिंब तो देखना चाहते हैं, तो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। उसमें क्या किया जाता है, मनुष्य का सिर या मनुष्य को उस अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में स्थित किया जाता है, जिससे उसका आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और यही चीज़ चाहिए, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है भाई, दाढ़ी, बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण जो होता है वो दाढ़ी बनाने के काम में आता है, ठीक है। क्यों आता है कोई बताएगा तो आप बता देना। इसमें वस्तु को पोल और यानी गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग, छोटे द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है, दूसरा उपयोग क्या होता है, छोटे द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है इस पर क्या करते हैं, डॉक्टर लोग प्रकाश को डालते हैं और उसके बाद प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। और परावर्तित होकर के प्रकाश को कहाँ डालते हैं, जैसे हमारे आँख कान नाक में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ जो है जो भी चीज़ होती है, जैसे छोटी मोटी चीज़ कोई फंसी हुई है तो वो चूँकि क्या करते हैं, जब प्रकाश को परावर्तित करते हैं तो परावर्तित होने के पश्चात अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को छोटी सी एरिया में क्या करता है, प्रकाशित करता है। अब छोटी सी एरिया में अगर प्रकाश जाएगा तो जाहिर सी बात वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा होगा, तो अगर कोई छोटी मोटी वस्तु है तो वो तुरंत क्या कर लेते हैं भाई, पकड़ लेते हैं, उसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, छोटे द्वारक का, देखिए नाई लोग तो बड़े द्वारक का प्रयोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग क्या करते हैं, छोटे द्वारक का अवतल दर्पण पर प्रकाश किरणें परावर्तित करके आंख कान नाक गले में डालते हैं, जिससे जो है वो मतलब जो है अच्छे तरीके से प्रकाशित हो जाता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, तीसरा अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो अवतल दर्पण का तीसरा उपयोग क्या है, टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। तीसरा उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, टेबल लैंप। और देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो गली मोहल्ले के लैंप है, देखो इसमें अंतर है। टेबल लैंप के साइडों में इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण वो
अभिसारी लेंस होता है। अभी का मतलब इकट्ठा करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो होता है जब शैडो पर पड़ के वापस होता है तो वो छोटी सी एरिया के भाग को बहुत ज़्यादा प्रकाशित करता है, क्योंकि आप जो टेबल लैंप होते हैं उसमें क्या किया जाता है, छोटी सी एरिया को ज़्यादा प्रकाशित करने के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो चूंकि ये अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी प्रकृति का होता है, मतलब प्रकाश को इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो जब टेबल लैंपों के शैडो में इसका उपयोग किया जाता है तो प्रकाश जब परावर्तित होकर के वापस होता है तो ये बहुत एरिया में नहीं फैलता है, ये छोटी सी एरिया में फैलता है और बहुत ज़्यादा प्रकाश मतलब जो है इकट्ठा होता है, क्योंकि फैलता है नहीं तो प्रकाश ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो प्रकाश की मात्रा होगी ज़्यादा होगी और वस्तु स्पष्टता दिखाई देगी। और यही काम डॉक्टर लोग भी करते हैं, छोटे द्वारक का अवतल दर्पण लिए और प्रकाश को परावर्तित करके आँख कान नाक में डाले तो वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश एकत्रित हुआ, जिससे वहाँ पर कोई छोटी मोटी अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा उनको सरलता मिलती है। ठीक है। और बड़े द्वारक का जो है नए लोग उपयोग करते हैं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। लैंप गली में जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि वहाँ पर बड़ी एरिया में प्रकाश को फैलाना होता है और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, नहीं अपसारी प्रकृति का होता है। अवतल दर्पण अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक, ये प्रकाश को भेजता तो है लेकिन छोटी सी एरिया में कवर कराता है। ठीक है, ज़्यादा प्रकाश वहाँ पर आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये अवतल दर्पण के 3 मुख्य उपयोग याद करना और ये उत्तल दर्पण के 2 मुख्य उपयोग याद करना। बाकी आवाज से दर्पण टॉपिक आपका समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन संबंधी नियम क्या है, अपवर्तनांक क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।